हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अध्याय 8 की क्लास 15 में आज का हमारा क्लास इन सब टॉपिक पर है। इसमें मुख्य टॉपिक है कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ बातें हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। मुख्य टॉपिक आज का हमारा होगा APLM एक्ट 2017, यही मुख्य टॉपिक है। इसके अलावा कृषि सुधारों की वापसी जो हुई थी उसको भी हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा जो है एक प्रश्न भी होगा टेस्ट योरसेल्फ के अंतर्गत, मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो कृषि विपणन को पहले समझते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इसके आधार को समझते हैं। तो देखो, जो भी कृषि उत्पाद होते हैं, किसानों के द्वारा उत्पादित जो भी कृषि उत्पाद हैं, उसको या तो किसान डायरेक्टली मार्केट में ले जाए, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि गवर्नमेंट का उसमें रोल हो, इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ राज्य सरकारों का इन्वॉल्वमेंट होता है, केंद्र का भी कुछ स्तर पे होता है। तो राज्यों का इन्वॉल्वमेंट या केंद्र का इन्वॉल्वमेंट या फिर सरकारों का इन्वॉल्वमेंट क्यों? क्योंकि सरकारों का जो काम करने का तरीका होता है वो सिर्फ शुद्ध रूप से लाभ कमाने के लिए नहीं होता है, वेलफेयर के लिए भी होता है, कल्याण के लिए भी होता है। ठीक है, तो किसानों के साथ अन्याय ना हो जाए, उनके उत्पादों का उनको सही मूल्य ना मिले, बाजार उनके साथ अन्याय ना कर दे, इसके कारण जो है कुछ कानून बने हुए हैं। ठीक है, तो उसी में से जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है कृषि विपणन से रिलेटेड, वो है मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2017। ये एक मॉडल कानून है। मॉडल कानून का मतलब है कि पहली बात तो आप ये जानो कि कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग राज्य का विषय है या केंद्र का विषय है? ये राज्यों का विषय है। ठीक है, इस लाइन को आप लिख लेना, ये राज्यों का विषय है। तो राज्यों का विषय है तो राज्यों का कानून होगा। ठीक है, राज्यों का कानून होगा, लेकिन अगर हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से कानून बनाने लगे तो पूरे देश में इस तरह के कानूनों की एक रूपता, सिमिलरिटीज नहीं रह पाएगी। इसीलिए केंद्र में एक मॉडल कानून बना दिया गया। अब इस मॉडल कानून के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने कानून बनाएंगे। थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन फिर भी पूरे देश में इस तरह के कानूनों की एक रूपता हो जाएगी। पूरे देश में एक मार्केट जो है लगभग क्रिएट हो सकता है। तो इसी कारण से ये मॉडल कानून है। और किस चीज के लिए है? तो कृषि उपज के लिए है और पशुधन के लिए है। तो इन दोनों के विपणन यानी मार्केटिंग के लिए है, और इसके संवर्धन के लिए यानी प्रमोशन के लिए, और सुविधा के लिए यानी इससे रिलेटेड फैसिलिटेशन के लिए ये कानून लाया गया है, मॉडल कानून। अब राज्य इसके आधार पर अपना अपना बनाएंगे। यहाँ नोट में आप देख सकते हैं कि ये कानून तो 2017 में आया। इसको कहा जा रहा है APLM एक्ट। एग्जैक्टली इसको कहेंगे तो मॉडल आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये केंद्र का कानून है तो ये मॉडल है। राज्य अपने अपने हिसाब से फिर इसी के आधार पर बनाएंगे। लेकिन इसके पहले जो है APMC एक्ट 2003 था, ये भी मॉडल ही था, यानी ये भी केंद्र के कानून की बात की जा रही है। जैसे यहाँ मॉडल की बात की जाए, आप समझ जाओ कि केंद्रीय कानून की बात की जा रही है। तो पहले मॉडल APMC एक्ट 2003 था। एक दो बातों को और समझ लें। एक वर्ड आएगा आपके सामने APMC, सिर्फ APMC आएगा, एक्ट नहीं। तो उसका मतलब हुआ कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, यानी कि जो भी मंडियां होती हैं, इस तरह की बाजार जो समितियां होती हैं, जो मंडियां होती हैं, मंडियों को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको नियमित करने के लिए एक कमिटी का गठन किया जाता है। ठीक है, हर एक जगह क्या होता है? कमिटी का गठन, एक समिति का गठन किया जाता है। और ये समिति का जो गठन किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, इसके क्या क्या काम है, ये कैसे निर्धारित होगा? तो हर एक राज्य का अपना अपना APMC एक्ट होगा। नाम हो सकता है कि कई बार इधर उधर हो, लेकिन लगभग जो है APMC एक्ट या APMC एक्ट जैसा कुछ होगा, जो कि APMC जो ये कमिटी है उसको क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, या इसके हिसाब से वो बनाया जाएगा। और ये राज्यों का जो अपना APMC एक्ट होगा वो किस आधार पे होगा? तो पहले तो अपने अपने राज्य के हिसाब से था, लेकिन 2003 में हर एक राज्य का अपना अपना APMC एक्ट जो होगा उसके लिए एक मॉडल कानून बनाया गया, मॉडल APMC एक्ट 2003 का। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ये कमेटी की बात की जा रही है। ये कमेटियां राज्यों के अपने अपने कानून के हिसाब से होगी, और राज्यों का अपना अपना जो कानून है वो केंद्र के मॉडल APMC एक्ट 2003 के हिसाब से अभी तक हो रहा था। अब क्या किया गया है कि ये जो केंद्र का कानून है इसमें भी अब थोड़ा परिवर्तन करके इसी के स्थान पर मॉडल APLM एक्ट लाया गया 2017 का। तो इसमें कई सारे परिवर्तन किए गए। क्या क्या परिवर्तन किए गए? तो पहली बात तो पशुधन को भी इसमें विपणन के लिए बात रखी गई। इसके अलावा इसमें कई सारी और भी बातें हैं, वो हम विस्तार से आगे हम देख पाएंगे। ठीक है, तो अब जो APMC कमेटी है, अब APMC कमेटी को APMC कमेटी ना कह करके APLM कमेटी कहा जा रहा है। ये कमेटी नहीं कहा जाएगा, मतलब APLMC कहा जाएगा। हाँ, कमेटी भी कहा जाएगा। APLMC आप कहा जा रहा है। ठीक है, तो APMC के जगह पे आप क्या बोलोगे? APLMC, क्योंकि इसमें जो है ये लाइव स्टॉक मार्केटिंग भी इसमें आ गया। क्लियर है?
तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात को समझ पाए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत में लगभग 2477 प्रमुख प्रमुख नियंत्रित कृषि बाजार है, यानी सरकार के कंट्रोल में इस तरह के कृषि बाजार हैं। इसके अलावा जो है 4000 से ज्यादा उप बाजार क्षेत्र हैं, जो कि एपीएलएमसी, ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ एपीएलएमसी, पहले इसको एपीएमसी बोला जाता था, अब जो है 2017 के बाद इसको बोला जाएगा एपीएलएमसी के तहत भारत में संचालित हो रहे हैं। तो भारत में कृषि बाजारों का जो है कितना बड़ा जाल फैला हुआ उसको आप देख सकते हैं। यह कानून किसी क्षेत्र में उत्पादित होने वाले वस्तुओं जैसे अनाज, दालों, खाद्य तेल, चीनी, फल, सब्जियों, चिकन, बकरी, भेड़, बकरी, ये सब जो है यानी लाइव स्टॉक जो है, इसको भी अब अधिसूचित करता है, यानी रेगुलेट करता है। इसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं, इस तरह का जो कानून बना है उस कानून के अंतर्गत जो इस तरह की जो ये कमेटियां बनेगी, ठीक है, इन कमेटियों में क्या क्या सुविधाएं होती हैं। तो नीलामी के लिए इसमें हॉल उपलब्ध होते हैं, वजन के लिए चबूतरे होते हैं, गोदाम, थोक विक्रेताओं के लिए दुकान, कैंटीन, सर्किट, ये सब कई सारी चीजें जो है इस तरह की कमेटियों में होती हैं। ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि आराम से किसान अपने सामान को बेच सके। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले 2003 का ये जो कानून था, यानी मॉडल एपीएमसी एक्ट जो था, ठीक है, उसको पहले 2003 वाले को देख लेते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि केंद्र स्तर पे कौन सा कानून था जिसको चेंज करके 2017 में एक नया कानून लाया गया। ठीक है, तो पहले तो इसको समझें। तो देखिए, इसके पहले अलग कुछ होता था, इसके बाद कुछ और होने लगा। तो इसके तहत, यानी इस कानून के तहत, किसान अपने उत्पाद एपीएमसी मंडी में कहीं भी बेच सकते हैं, मंडी में बेचें या कहीं भी बेच सकते हैं। निर्यातक, व्यापारी या कोई भी कृषि उत्पादक किसानों से सीधे खरीद सकते हैं, यानी कि किसानों को छूट दी गई। पहले क्या था, एपीएमसी एक्ट जो 2003 वाला, इसके पहले अगर देखा जाए तो किसानों को अपना सामान मंडी में ही बेचना था, लेकिन 2003 के बाद क्या हो गया कि मंडी में बेच सकते हैं या कहीं भी बेच सकते हैं। तो इसलिए किसानों को क्या प्राप्त हुआ, इससे स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, किसानों की आमदनी बढ़ी होगी। ठीक है, पुराने एपीएमसी एक्ट के तहत किसान अपने उत्पाद एपीएमसी मंडी में ही लाएंगे। ठीक है, 2003 के पहले इन्हें सीधे खरीदा बेचा नहीं जा सकता। तो सोचो कि किसानों के लिए कितना खतरनाक एक मामला था। वैसे अभी भी थोड़ा बहुत अभी भी ऐसा हो रहा है, मैंने एक प्रैक्टिकली ऐसा पता लगाया था, अभी भी ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी किसानों को बहुत ज्यादा फायदा अब मिल गया है 2003 के बाद। फिर 2017 के बाद तो बहुत परिवर्तन हो गया। सरकारी मंडियों का एकाधिकार समाप्त हो गया, निजी स्तर पर कृषि बाजार केंद्र संचालन संभव हो गया। फिर पीपीपी मॉडल के तहत कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन और नए कृषि बाजार की स्थापना अब की जा सकती थी 2003 के बाद। अब 2017 में जो नया कानून आया है 2003 वाले कानून के स्थान पर, उसको देखते हैं। इसमें दायरा जो है वो और विस्तृत हो गया है, किसानों को और ज्यादा फायदा हो गया, बाजार को और ज्यादा फायदा हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन, ये 2003 वाले कानून के स्थान पर लाया गया, ये बात कर चुके हैं। इसके उद्देश्यों को देखते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है इस तरह के कानून को लाने का। तो देखिए, एकल लाइसेंस के साथ एकल कृषि बाजार बनाना, जिसमें कृषि उपज और पशुधन का व्यापार किया जा सके, यानी एकल लाइसेंस हो जाएगा, एक ही तरह का लाइसेंस होगा, एक ही लाइसेंस होगा। इवन पूरे देश में धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि एकल कृषि बाजार बनाएंगे, तो उसके लिए ये कानून जो है बहुत उपयोगी हो जाएगा। नया मॉडल कानून 80 किलोमीटर की दूरी पर एक विनियमित यानी रेगुलेटेड थोक कृषि बाजार स्थापित करने का सुझाव देता है। यानी 80 किलोमीटर के रेंज में एक, यहाँ एक हो गया, 80 किलोमीटर की दूरी पर एक हो गया, इस तरह का। तो इसे क्रियान्वित करने के लिए थोक बाजार स्थापित करने वाले नए खिलाड़ियों, यानी कि न्यू प्राइवेट प्लेयर्स और व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव करता है। यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसको भी ध्यान में रखा गया है। आगे, किसानों और व्यापारी राज्य के भीतर ऐसे सभी विनियमित कृषि बाजारों में लेन देन कर सकेंगे, यानी कि इनका दायरा जो है किसानों का भी उसको भी बढ़ाया गया, व्यापारियों के दायरे को भी बढ़ाया गया। अलग अलग शुल्क जो है उनको नहीं देना पड़ेगा। ऐसे क्या होता था कि जिस बाजार से वो जुड़े हुए हैं अपना सामान वहीं बेचेंगे, अब ऐसा नहीं है, दायरा बढ़ा दिया गया है। यह राज्य के भीतर और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए एकल लाइसेंस निर्दिष्ट करता है। एकल लाइसेंस की बात अभी पीछे भी हम लोगों ने किया था कि एकल लाइसेंस की बात यहाँ की जाएगी, यानी कि एक बार लाइसेंस अगर किसानों को मिला है या व्यापारियों को मिला है तो पूरे देश में वो व्यापार कर पाएंगे। इस तरह से पूरे देश में एकल कृषि जो एक मॉडल है वो तैयार हो पाएगा। बाजार शुल्क की बात करें तो इसमें भी बहुत फिक्स कर दिया गया है कि बाजार शुल्क कैसा होगा। तो 1% और 2% ही बाजार शुल्क है। इसके अलावा जो ब्रोकर्स हैं उनका भी जो शुल्क है उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है। इसमें ई राष्ट्रीय कृषि बाजार को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है। ये वाला ई नाम आपने सुना होगा, आगे हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो ई नाम को भी क्या किया गया, 2017 वाले में शामिल किया गया है, महत्व दिया गया। ई नाम क्या होता है ऐसे लमसम में बता दूं।
इनाम का मतलब ये हुआ कि जो भी मंडियां हैं, वर्चुअल जो मंडियां हैं, सॉरी वर्चुअल नहीं, जो रियल वाली मंडियां हैं, ठीक है, तो वो सब इंटरनेट के माध्यम से क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, अब मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं। जो 2017 का कानून है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। उद्देश्य अभी तक देख रहे थे, अब विशेषताओं को देखते हैं। तो कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समिति, यानी कि इस तरह की जो कमेटी बनेगी, के विनियमन में अधिसूचित बाजार क्षेत्र की अवधारणा को हटा के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को एकल बाजार के रूप में मान्यता मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो जो पहला कानून था एपीएमसी एक्ट था, और इसके अंतर्गत एक कमेटी होती थी, एपीएमसी का हो गया, कमेटी हो गया। अब इस कमेटी के अंतर्गत क्या होता था कि कोई एक स्पेसिफिक, एक नोटिफाइड एक मार्केट एरिया होता था। क्या होता था, नोटिफाइड मार्केट एरिया होता था, एक खास एरिया होता था। ठीक है, अब किसी खास एरिया को नहीं बल्कि पूरे राज्य को एकल बाजार के रूप में मान्यता मिल गई है। ठीक है, यानी एक बार रजिस्टर्ड हुआ और पूरे राज्य में वो क्या कर सकता है, किसान अपना सामान बेच सकता है। उस पूरे राज्य में जो जो मंडियां हैं उन सब जगह सामान बेच सकता है। व्यापारियों के लिए और सुविधा है कि वो पूरे देश में कर सकते हैं। अनाज, दालों और तिलहन के अलावा अधिनियम, ये जो अधिनियम है नया वाला, वो कपास, बागवानी फसलों, इसके अलावा जो पशुधन है उन सब से भी रिलेटेड जो वाणिज्यिक फसल सहित कृषि उपज के भौगोलिक प्रतिबंध मुक्त व्यापार का लेन देन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पूरे देश में इवन किया जा सकता है व्यापारियों के द्वारा। तो विभिन्न बाजारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सक्रिय निजी थोक बाजार यार्ड और किसान उपभोक्ता बाजार यार्ड स्थापित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा। कृषकों को अपनी उपज खरीदारों को उनकी पसंद के स्थान और समय पर बेचने की स्वतंत्रता होगी, किसानों के लिए भी पर्याप्त है। बाजार समिति और राज्य केंद्र शासित प्रदेश विपणन बोर्ड का पूर्ण लोकतांत्रिकरण किया गया है। एपीएलएम किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति में सहायता करता है, क्योंकि उन्हें अपनी उपज अपनी पसंद के खरीदारों को बेचने की, यही बात लगभग अलग शब्द में पीछे भी था ये वाला लाइन, कि कृषकों को अपनी उपज खरीदारों को उनकी पसंद के स्थान और समय पर बेचने की स्वतंत्रता। तो जरूरी नहीं कि मंडी में आके ही बेचें, जहां उनको बेचने का मन है वो बेच सकते हैं। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं को बढ़ाता है, क्योंकि कच्चा माल कम कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भी हेल्पफुल है। इसके अलावा आरबीआई का जो खाद्य मुद्रास्फीति है उसको भी स्टेबल रखने में ये हेल्पफुल हो सकता है। यह खुदरा श्रृंखलाओं, निर्यातकों और कृषि प्रसंस्करण उद्योग सहित किसानों और कृषि वस्तुओं के अंतिम उपभोक्ताओं के बीच सीधे संपर्क को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यानी एक जो चेन होता है, फूड चेन होता है, फूड चेन में जो अंतिम उपभोक्ता है वहां तक सीधे किसान पहुंच सकते हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत सारी अच्छी बातें करी जा रही हैं। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार पे। अभी तक 2017 का कानून देख रहे थे, वो हमने देख लिया। 2003 का जो मॉडल कानून था उसको भी हमने देख लिया। अब राष्ट्रीय कृषि बाजार पे आता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार को मैंने एक सामान्य शब्दों में समझाया कि जो भी कृषि मंडियां हैं पूरे देश में फैली हुई, एक राज्य में कई कई सारी मंडियां हैं, तो वो सब आपस में क्या होंगे, इंटरनेट के माध्यम से आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उससे क्या क्या फायदा होगा और क्या है, इसको और विस्तार से यहाँ हम लोग देखते हैं। तो देखो, जुलाई 2015 में सरकार ने एक ऑनलाइन एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वास्तव में। ई नाम क्या है एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ई नाम जो है वास्तव में एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है। लेकिन किस तरह का, तो ऑनलाइन। ये ऐसा नहीं कि दिल्ली या मुंबई या किसी एक जगह में बहुत बड़ा बाजार बनाया गया है, वैसा नहीं है। ये वास्तव में जो जो बाजार हैं उन सबको आपस में इंटरनेट के माध्यम से आपस में क्या किया है, जोड़ दिया है। जब इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाएगा तो ऑनलाइन जो है व्यापार वो खुद ब खुद बहुत ज्यादा हो जाएगा। व्यापारियों को जहां लगेगा कि सामान सस्ता है वहां से मंगवा सकते हैं। एमपी का कोई व्यापारी है, उसको लगा कि नहीं मध्य प्रदेश में की जो मंडी है वहां सामान सस्ता है तो वहां से मंगवा लिया। इस तरह से ऑनलाइन जो है बाजारों को इंटरकनेक्ट करने का ये प्रयास है। 2015 में इसकी घोषणा की गई थी। ई नाम का वित्तीय ना, इसका फाइनेंसिंग किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसके द्वारा किया जा रहा है। तो कृषि प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, याद रखेंगे, यहां से कई बार इस तरह की चीजों से प्रश्न पूछ दिया जाता है। इसका जो घोषणा है, ई नाम का जो घोषणा है वो कब किया गया था, 2014-15 में किया गया था, उसके बजट में किया गया था। अब क्या है, इसको और विस्तार से देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम जो है वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है। ये एक राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। ये क्या है, वास्तव में एक पोर्टल है जिसे केंद्रीय पोर्टल में तो वेबसाइट मान सकते हो कि वेबसाइट है
इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से है, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि विकसित इसके द्वारा किया गया है, लेकिन वित्तीयन किसके द्वारा किया गया? तो वित्तीयन यहाँ देखो, फाइनेंसिंग इसके द्वारा किया गया। ये सब कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? तो उद्देश्य है विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि बाजारों को इस आभासी बाजार से, आभासी बाजार मतलब जो रियल बाजार नहीं है, इंटरनेट के थ्रू जो जुड़ा बाजार है, उसे क्या करना? कनेक्ट करना आपस में। अर्थात इनाम कोई एक नया कृषि बाजार ना होकर के अभी विभिन्न राज्यों में उपस्थित जो भौतिक कृषि बाजार है, उन्हीं को क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिकली इंटरकनेक्टेड किया हुआ एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है। अब इसमें अगर राष्ट्रीय कृषि बाजार नेटवर्क से जोड़ना है, तो जो भी एपीएमसी मंडियां हुआ करती थी, अब तो इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो जो भी मंडियां हैं, तो उन मंडियों को क्या किया जाएगा? उनके लिए कुछ आवश्यक शर्तें थी। उन शर्तों को जब पूरा करेंगी वो मंडियां, तब जो है वो इनाम से जुड़ सकते हैं। तो क्या क्या प्रावधान है? तो देखिए, पहली बात तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का प्रावधान होना चाहिए, यानी भौतिक रूप से जो हो रहा है वो तो हो ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से भी व्यापार हो तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी आवश्यक है, चूंकि है ही ये इंटरनेट आधारित बाजार। इसके अलावा अन्य राज्यों के व्यापारियों को लाइसेंस देने का प्रावधान, यानी कि जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का कोई व्यापारी है, वो महाराष्ट्र से भी सामान कब खरीद पाएगा? जब उसको मतलब सामान खरीदने की अनुमति होगी, यानी सरकारों की तरफ से लाइसेंस होगा, तो लाइसेंस देने का प्रावधान है, जिससे वह किसी भी मंडी में इनाम के माध्यम से कृषि बाजार प्रक्रिया में भाग ले सकें। नेक्स्ट बात है कि राज्यों के मंडी अधिनियम में यह प्रावधान होना चाहिए कि केवल एक लाइसेंस लेकर व्यापारी प्रदेश की सभी मंडियों में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य सी बात है कि एक बार लाइसेंस मिला पूरे राज्य में कर सकते। अब तो पूरे देश में करने की बात 2017 में की गई है। इसका फायदा क्या क्या होगा, बेनिफिट क्या क्या होगा? तो देखो, जब भी बेनिफिट हो तो हर एक पक्ष के बारे में सोचो। तो यहाँ कौन कौन से पक्ष हैं? एक तो किसान हो जाता है, एक जो उपभोक्ता हो जाता है, एक जो मध्यस्थ हैं यानी व्यापारी जो हैं, ब्रोकर्स हैं, वो हो जाते हैं। इस तरह के 3-4 सभी पक्षों के बारे में सोचो और सबके फायदे के बारे में बताओ। ठीक है, एग्जाम में लिखने का ये एक तरीका हुआ कि पहले से हम क्लासिफाई कर लिए कि इस सेक्शन में कुछ बात लिखेंगे, इस सेक्शन में कुछ बात लिखेंगे, यहाँ फिर कुछ बात लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, तो फायदे उन सब के बारे में आपको बताना है। तो किसानों के बारे में अगर बात करें तो किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे कि वो कहाँ के व्यापारियों को सामान अपना बेचना चाहते हैं। बाजार का दायरा बड़ा हो जाएगा तो किसानों को भी ऑब्वियसली फायदा मिलेगा, क्योंकि किसान ही तो यहाँ केंद्र में हैं। अतः कृषि उत्पाद के लिए अधिक दाम मिलने की संभावना होगी। एपीएमसी एक्ट व अन्य संबद्ध कानूनों में अब तो एपीएमसी मैंने बोल दिया, एपीएलएम एक्ट 2017 वाला, एक्चुअली जी पर बैठ चुका है वही वर्ड बार बार। तो एपीएलएम एक्ट व अन्य संबद्ध कानून जो है, उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी, यानी उनका इन्फोर्समेंट, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन आराम से किया जा सकेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। पूरे देश में एकल कृषि बाजार बन जाएगा, जिससे राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में कृषि उत्पादों के विक्रय में सुविधा होगी। चलो, ये तो बात हो गई इनाम के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वह है कृषि सुधारों की वापसी, एग्री रिफॉर्म्स कॉल्ड बैक। एक सेकेंड। तो देखो, कृषि क्षेत्र में सरकार ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा करते हुए 3 कानूनों को वहां किया था। वास्तव में 2 नए कानून थे और एक पुराने कानून में संशोधन था। तो एक था आवश्यक वस्तु अधिनियम, यानी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इसमें संशोधन किया गया था और आवश्यक वस्तुओं का जो एक लिस्ट है उसमें कुछ कमी की गई थी, तो इसका खूब विरोध किया गया। दूसरी बात यह थी कि बाधा मुक्त व्यापार, यानी कि फार्मिंग प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन अधिनियम 2020 है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि कृषिगत उत्पादों के विपणन को बाधा मुक्त यानी बैरियर फ्री बनाना था। ठीक है, इसका विरोध किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट कानून जो था वो खरीदारों के चयन की आजादी, ताकि किसान अपने कृषि उत्पादों को हर संभव प्रकार के खरीदारों को बेच सके, इसके लिए ये वाला कानून बना हुआ था। इन तीनों कानूनों का प्रबल विरोध किया गया। कुछ पॉलिटिकल मामला भी था और कुछ रियल में किसानों का भी इशू होता है, क्योंकि कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो है व्यापारियों के पक्ष में कुछ कानून बना रही है। कई आधार होते हैं, उन सब के आधार पर विरोध होता है। ये विरोध किया गया और किसानों से रिलेटेड ये जो 3 कानून थे कृषि से रिलेटेड, उसको वापस किया गया। तो चलिए, आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने रखता हूं, टेस्ट योरसेल्फ वाला, यानी कि अपना जांच खुद करें कि आपने जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई किया है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है तो उसको अपने लेखनी में उतार सकते हैं कि नहीं। देखो, इस बात को आप समझ जाना कि इस एग्जाम को आप बहुत ज्यादा पढ़ने से पास नहीं करोगे। वास्तव में
बहुत ज़्यादा लिखने से पास करोगे। एक सामान्य सा फॉर्मूला में बताता हूँ कि जितना पढ़ना है उससे ज़्यादा लिखने पे फोकस करना है, और जितना लिखना है उससे ज़्यादा आपको जो है चीज़ों को दिमाग में सेट करने पर फोकस करना है, यानी चीज़ों पे विचार करने पे फोकस करना है। ठीक है, तो पढ़ने से ज़्यादा लिखना, लिखने से ज़्यादा सोचना, विचार करना, उसको मेमोराइज करना। ठीक है, तो चलो एक प्रश्न दे देता हूँ आपके लिए, जो अभी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम यानी कि APLM एक्ट 2017 कृषकों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, ये इनवाइटेड कोमा में है, यानी कि एक स्टेटमेंट है। अब यहां है कि चर्चा करें। ठीक है, यानी डिस्कस करना है। चर्चा करने का मतलब क्या हुआ? डिस्कस करना है। ठीक है, कितने में लिखना है? तो प्रयास करना कि 200 वर्ड में इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करना। इसमें जो मैं लिखता हूँ इसमें हैंडराइटिंग बहुत अच्छी मेरी नहीं होती है, तो इसलिए ये मत सोचना कि सर की हैंडराइटिंग बड़ी खराब है। मेरी हैंडराइटिंग ठीक है, बट यहाँ जो है ना, इसमें जो ये जो लिखने वाला बोर्ड है इसमें अच्छी हैंडराइटिंग हो नहीं पाती, मेरी नहीं हो पाती, हो सकता है किसी की अच्छी होती होगी। तो प्रश्न समझ गए? तो ये जो कानून है 2017 वाला, ये कृषकों को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो किसानों के सशक्तिकरण से रिलेटेड बात को समझना। वैसे जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी इस तरह का जो कानून है इसमें उपभोक्ताओं के लिए फायदा है, इसमें जो व्यापारी हैं उनके लिए फायदा है, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वो इस कानून का जो कृषकों को फायदा पहुंचाने वाला जो पक्ष है उससे रिलेटेड है। इस पे आपको क्या करना है? चर्चा करना है। चर्चा करने, अच्छा एक और बात, ये जो लास्ट में कुछ टर्म्स होते हैं, कई बार रहता है चर्चा करें, कई बार रहता है टिप्पणी करें, तो सबका अपना अपना अर्थ होता है। कई बार रहता है विश्लेषण करें, तो सबका अपना अपना अर्थ होता है। उसी अनुसार आपका आंसर होना चाहिए, उसी के अनुसार आंसर को क्या करेंगे? मोड़ेंगे। तो चर्चा करने का मतलब है कि आपको अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो कानून में कृषकों के सशक्तिकरण से रिलेटेड बात है वो आपको बता देना है। थोड़ा बहुत आप इसमें विश्लेषण कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चर्चा जितना कर सकते हैं उतना ही आपको छूट है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो अच्छे से आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा क्लास जो है वो मेरे लिए भी मोटिवेशन का एक काम होगा, अधिकतर जितना फैल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस तरह का बहुत सारा कंटेंट हिंदी में खास करके आपने देखा होगा। मेरा लगभग 11 साल का मतलब इसमें एक्सपीरियंस है। 2012 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, आज 11 साल हो गया। तो हिंदी माध्यम में मुख्य रूप से मैंने पढ़ाया, इंग्लिश में भी पढ़ाया, लेकिन हिंदी में ज़्यादा पढ़ाया। तो इतना ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आप कर सकते हैं ताकि जो है नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।